सभी को नमस्कार। सभी को राम राम। राजस्थान के कोटा संभाग के अंदर अपने 12 जिले को शुरू कर रखा है, जिसमें पहली क्लास में 12 जिले का मानचित्र पढ़ा था हमने। 12 का सामान्य परिचय पढ़ा, फिर 12 जिले की जियोग्राफी के फैक्ट अपने सारे कवर कर लिए थे। कृषि, अफवाह तंत्र वगैरह, पार्वती नदी, परवन, कुन्नू नदी, झील, बांध, परियोजना, ऊर्जा संसाधन, उसके अलावा वन संपदा, वन्य जीव क्षेत्र, ये सब अपने मतलब 12 जिले की जियोग्राफी हमने पढ़ ली थी। आज अपने शुरू कर रहे हैं 12 जिले के अंदर कला संस्कृति व इतिहास के जो फैक्ट है उनके बारे में आज अपने इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो कला संस्कृति और इतिहास के अंदर सबसे प्रमुख जो 12 के अंदर नाम आता है वो नाम आता है शेरगढ़ दुर्ग का। 12 में ऐतिहासिक 3 दुर्ग है। शेरगढ़ का दुर्ग है, शाहबाद का दुर्ग है, और एक 12 के अंदर नाहरगढ़ दुर्ग भी है। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में भी है और एक नाहरगढ़ दुर्ग 12 के अंदर भी है। 12 में ये 3 बड़े दुर्ग हैं, शेरगढ़, शाहबाद और नाहरगढ़। तीनों में जो 12 जिले की पहचान है वो ये शेरगढ़ दुर्ग है। तो पहले अपने इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे अपने अन्य जो फैक्ट है, अन्य जो दुर्ग है, सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। शेरगढ़ जो दुर्ग है ये 12 जिले के अंदर जिस नदी के किनारे पर निर्मित है उस नदी का नाम है परवन नदी। परवन नदी जो काली सिंध की सहायक नदी है। और ये दुर्ग जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम है बामती पहाड़ी। बामती की पहाड़ी है 12 में, जहां पर यह दुर्ग स्थित है। और इसी दुर्ग का एक अन्य नाम भी है, इसको कोश वर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। कोश वर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। कि प्राचीन काल में जब यहाँ पर हाड़ा राजवंश का शासन था, उसमें कहते थे कि जो शेरगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग में कोटा रियासत का जो पूरा साम्राज्य था, कोटा रियासत और उसके आसपास का जितना भी विस्तार था, उसमें सबसे ज्यादा कोष यानी कि जो कर है वो इस दुर्ग में इकट्ठा हुआ करता था। यानी कि ये एक प्रकार से उस समय में पैसों का खजाना हुआ करता था। तो यही मान्यता है कि उस आधार पर इसको कोषवर्धन दुर्ग भी कहा गया था। और इस दुर्ग के निर्माण के बारे में, जो शेरगढ़ दुर्ग है इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो कुषाण वंश के शासनकाल में मालवा के शासक मालदेव ने करवाया था। मालवा का शासक था मालदेव, जिसके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण जो मालदेव मालवा के शासक ने करवाया था, मालदेव एक मारवाड़ का भी था, ये मालवा का शासक है। इसके बाद शेर शाह सूरी ने इस दुर्ग का जो नाम है वो अपने नाम पर शेरगढ़ दुर्ग रखा था। तो शेर शाह सूरी का भी ये एक मेन केंद्र माना जाता है शेरगढ़ दुर्ग। और शेर शाह सूरी ने अपने नाम पर इस दुर्ग का जो नाम है वो शेरगढ़ दुर्ग रखा था, जो 12 में परवन नदी के किनारे पर भामती पहाड़ी पर स्थित है। इसी को प्राचीन काल में कोष्ठवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। और इस दुर्ग का एक उपनाम भी, इसको दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहा जाता है। अगर इस दुर्ग का उपनाम पढ़ें तो इस दुर्ग को दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता है? शेरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसको दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहा जाता है। और इस दुर्ग के अंदर एक ऐतिहासिक तोप भी स्थित है। कौन सी तोप है? शेरगढ़ दुर्ग के अंदर पेपर एग्जाम के अंदर भी खूब प्रश्न आता है। हुन
हुंकार तोप, शेर की तरह हुंकार भरता है शेरगढ़ दुर्ग, तो वहां पर हुनकार जो तोप है वो शेरगढ़ दुर्ग के अंदर। और इसी दुर्ग के अंदर सैयद की मजार भी स्थित है। जो सैयद की मजार है, सैयद की मजार इसी दुर्ग में स्थित है। और इस सैयद की मजार का जो निर्माण है वो कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने अपने गुरु की याद में यहां पर इस मजार का निर्माण करवाया था। तो सैयद की जो मजार है वो भी इसी दुर्ग में स्थित है। और इसी दुर्ग के अंदर अन्य याद रखना, यहीं पर इसी दुर्ग के अंदर जालाओं की हवेली स्थित है। जालाओं की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है जालाओं की हवेली, जिसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि जालिम सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जो जाला शासक था, जालिम सिंह जाला, इसके द्वारा इस हवेली का निर्माण करवाया गया था। जालाओं की हवेली झालावाड़ में नहीं है, बारां के अंदर है। बारां में भी कहां पर? तो शेरगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। तो शेरगढ़ दुर्ग के अंदर जालाओं की हवेली भी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो जालिम सिंह जाला के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यहीं पर आमिर खां के महल भी स्थित है। आमिर खां के महल, आमिर खान जो है ना, ये टोंक के नवाब की बात हो रही है। टोंक का जो नवाब था आमिर खां, उसका जो महल है वो शेरगढ़ दुर्ग के अंदर भी स्थित है। आमिर खां के महल शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। जालिम सिंह जाला द्वारा निर्मित जालाओं की हवेली भी इसी दुर्ग में स्थित है। और ये जो शेरगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर जो मुख्य मंदिर स्थित है उनके नाम याद रखना। यहाँ पर एक मंदिर है लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर, और इसी मंदिर को कहा जाता है तेलियों का मंदिर। तेलियों का मंदिर। तो तेलियों का जो मंदिर है वो किस दुर्ग में स्थित है? वो शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। जो लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर है, उसी मंदिर को तेलियों का मंदिर कहा जाता है, जो इसी शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसी दुर्ग में त्रिमूर्ति जैन मंदिर भी स्थित है। इसी दुर्ग में त्रिमूर्ति जैन मंदिर इसी दुर्ग में स्थित है। इसी दुर्ग के अंदर सोमनाथ महादेव जी का मंदिर भी स्थित है। और इसी दुर्ग के अंदर दुर्गा मंदिर भी निर्मित है। और यहीं पर याद रखना एक सबसे मेन है, जोहरा बोहरा मंदिर। जोहरा बोहरा जो मंदिर है वो भी इसी दुर्ग में स्थित है। तो शेरगढ़ दुर्ग के ये मुख्य मंदिर है। दो नाम याद रखना, तेलियों का मंदिर और जोहरा बोहरा मंदिर। किस दुर्ग में है? तो शेरगढ़ दुर्ग में है। और तेलियों का मंदिर, लक्ष्मीनाथ जो मंदिर है, इसी मंदिर को तेलियों का मंदिर कहा जाता है। जोहरा बोहरा का मंदिर भी यहीं पर है। आमिर खां के महल बारां के किस दुर्ग में है? तो शेरगढ़ दुर्ग के अंदर है। और इसी दुर्ग में जालाओं की हवेली भी है, जिसका निर्माण जालिम सिंह जाला के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और इसी दुर्ग में एक ऐतिहासिक तोप है जिसका नाम है हुनकार तोप, जो है वो इसी दुर्ग में, इसी दुर्ग को दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहा जाता है। तो बारां जिले का ऐतिहासिक दुर्ग है शेरगढ़ दुर्ग, जिसका नाम पहले कोषवर्धन दुर्ग हुआ करता था। और शेर शाह सूरी ने अपने नाम पर इस दुर्ग का नाम शेरगढ़ दुर्ग रखा था। और शेर शाह सूरी ने ही इस दुर्ग में अपने गुरु की याद में सैयद की मंजार का भी निर्माण करवाया था। तो सैयद की जो मंजार है वो भी किस दुर्ग में है? तो वो भी शेरगढ़ दुर्ग के अंदर है। तो ये 12 जिले के शेरगढ़ दुर्ग के बारे में मुख्य फैक्ट थे। ठीक है। इसके बाद में नाम आता है शाहबाद का दुर्ग।
शाहबाद का दुर्ग। और शाहबाद का जो दुर्ग है ये भी कहां पर है, तो ये भी बारां जिले के अंदर है शाहबाद का दुर्ग। अब देखो शाहबाद का जो दुर्ग है ये शाहबाद के अंदर है, और इस दुर्ग का सबसे प्राचीन नाम जो है वो सलीमाबाद था। सलीमाबाद हुआ करता था, सलीमाबाद दुर्ग। और सलीमाबाद कह सकते हो, इसी को अपने एक अन्य नाम सुलेमाबाद भी कई किताबों में लिखा होता है। सलीमाबाद या सुलेमाबाद दुर्ग। और बाद में इसी दुर्ग का जो नाम है वो शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र के नाम पर सुलेहाबाद रख दिया था। सुलेहाबाद दुर्ग। और ये नाम शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र के नाम पर, शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र के नाम पर, इसका जो नाम है वो सुलेहाबाद रखा गया था, और वही नाम बाद में शाहबाद के नाम से फेमस हुआ। तो ये वर्तमान का शाहबाद का दुर्ग है, जिसका प्राचीन नाम सुलेमाबाद या सलीमाबाद दुर्ग था। शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र के नाम पर इसी का नाम क्या रखा था, सुलेहाबाद दुर्ग रखा था। अब देखो इसके निर्माण के बारे में, इस दुर्ग का जो निर्माण है, निर्माण के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन निर्माण के बारे में दो मान्यता है। एक तो ये कहा जाता है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो मुकुट मणिदेव सिंह ने करवाया था। मुकुट मणिदेव सिंह द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। दूसरी ये मान्यता है कि लगभग कहते हैं कि 9वीं शताब्दी के अंदर, 9वीं शताब्दी के अंदर परमार शासकों के द्वारा, परमार शासकों के द्वारा जो है इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। लेकिन ज्यादा जो मान्य मत है वो ये मणिदेव सिंह का है कि इस शाहबाद दुर्ग का जो निर्माण है वो मणिदेव सिंह के द्वारा करवाया गया था। एक अन्य मान्यता परमार शासकों के द्वारा निर्मित दुर्ग भी ये शाहबाद का जो दुर्ग है वो माना जाता है। इसी दुर्ग के अंदर एक ऐतिहासिक तोप स्थित है, और इस दुर्ग में जो ऐतिहासिक तोप है उस तोप का नाम है नवल बाण तोप। नवल बाण जो तोप है वो इसी दुर्ग में स्थित है। हुन हुंकार जो तोप है वो शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है, और नवल बाण जो तोप है वो शाहबाद के दुर्ग में स्थित मानी जाती है। और ये दुर्ग कहते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब का एक विश्राम गृह भी हुआ करता था। औरंगजेब जब दक्षिणी अभियान में जाता था तो लगभग इस दुर्ग के अंदर वो विश्राम किया करता था। और दक्षिणी राजस्थान के दुर्गों में औरंगजेब का सबसे पसंदीदा अगर कोई दुर्ग था तो ये शाहबाद का दुर्ग था। तो ये औरंगजेब का जो है वो विश्राम स्थल पे ये दुर्ग माना जाता है। इसके अलावा देखो इस दुर्ग के बारे में अन्य भी फैक्ट याद रखना। शाहबाद का जो दुर्ग है, इस दुर्ग को वर्तमान स्वरूप देने का काम शेरशाह सूरी ने किया था। निर्माण किसने करवाया था, मुकुट मणिदेव सिंह के द्वारा, जो मान्य मत है। और इस दुर्ग का पुण्य निर्माण किसने करवाया, तो शेरशाह सूरी ने। यानी कि इस दुर्ग को वर्तमान रूप देने का जो काम है वो किसने किया था, तो वो शेरशाह सूरी के द्वारा इसमें किया गया था। और इसी दुर्ग के अंदर ऐतिहासिक जामा मस्जिद, इसी दुर्ग में स्थित है जामा मस्जिद, जिसका जो निर्माण एक मुगल फौजदार ने करवाया था, जिसका नाम था मकबूल। जो मुगल फौजदार था, मुगल फौजदार मकबूल के द्वारा। और ये किस मुगल शासक का फौजदार था, तो ये मुगल शासक औरंगजेब,
यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में यहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। उस मस्जिद का निर्माण करवाने वाला मुगल फौजदार कौन था? मकबूल था, जिसने यहाँ पर ऐतिहासिक जामा मस्जिद का यहाँ पर निर्माण करवाया था। और इस शाहबाद का जो दुर्ग है, इसके अंदर कहा जाता है कि यहाँ पर एक अन्य, याद रखना, यहीं पर बड़ी बावड़ी जो है वो यहीं पर स्थित है। बड़ी बावड़ी किस दुर्ग में स्थित है? तो वो इस शाहबाद के दुर्ग में स्थित है बड़ी बावड़ी। ये भी इसी दुर्ग में स्थित मानी जाती है। तो ये यहाँ पर शाहबाद के दुर्ग के बारे में मेन फैक्ट है, जिसको निर्माण करता जो था वो तो कौन था? मुकुट मणिदेव सिंह था। वर्तमान स्वरूप देने का काम शेरशाह सूरी ने किया था। औरंगजेब का विश्राम स्थल भी माना जाता है। और औरंगजेब के फौजदार मकबूल ने यहाँ पर ऐतिहासिक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसी दुर्ग के प्राचीन 3 नाम है, सलीमाबाद, सुलेमाबाद या सुलेहाबाद भी इस दुर्ग का प्राचीन नाम मिलता है। और वर्तमान स्वरूप देने का काम शेरशाह सूरी ने किया था। हुनकार जो तोप है वो शेरगढ़ दुर्ग के अंदर है। और नवल बाण जो तोप है वो शाहबाद के दुर्ग में स्थित है। तो ये मुख्य शाहबाद के दुर्ग के बारे में था, जो कहां पर है? बारां के अंदर है। इसके अलावा बारां में एक अन्य दुर्ग का नाम आता है नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर भी है। और नाहरगढ़ जो दुर्ग है ये दुर्ग एक बारां के अंदर भी है। और बारां में इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण लगभग 1712 ईस्वी के अंदर हुआ था। इस दुर्ग के निर्माण में कहा गया कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो लगभग कब का है? तो इसका निर्माण हुआ था 1712 ईस्वी के अंदर। कुतुबुद्दीन ने इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, ये अपने राजस्थान के एक राजपूत राजा का बेटा था, नाहरदल राठौड़। ये नाहरदल राठौड़ का पुत्र था, जिसने बाद में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। और बाद में इसने अपना नाम कुतुबुद्दीन रखा था। और इसी ने बाद में यहाँ पर ये नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो नाहरदल राठौड़ का बेटा था। और नाहरदल राठौड़ जो था वो एक राजपूत राजा था। इसी के बेटे ने बाद में इस्लाम धर्म कबूल करके अपना नाम कुतुबुद्दीन रख लिया। और इसी ने बाद में 12 में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो कुतुबुद्दीन द्वारा निर्मित नाहरगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो याद रखना, 12 जिले में स्थित है। किसके द्वारा निर्मित है? कुतुबुद्दीन द्वारा निर्मित है। और सबसे बड़ी खास बात है कि ये जो नाहरगढ़ का दुर्ग है ये लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग माना जाता है। लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो 12 का जो नाहरगढ़ दुर्ग है, दिल्ली के लाल किले की आकृति में निर्मित है। तो दिल्ली के लाल किले की आकृति में निर्मित जो नाहरगढ़ दुर्ग है वो कहां पर है? तो वो 12 में है। कुतुबुद्दीन द्वारा निर्मित नाहरगढ़ का दुर्ग कहां पर है? तो वो 12 के अंदर है। और एक नाहरगढ़ जो ऐतिहासिक दुर्ग है वो जयपुर में भी है। और एक अन्य नाहरगढ़ का जो दुर्ग है वो 12 में भी है। तो 12 जिले में ये 3 बड़े दुर्ग है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है शेरगढ़ का दुर्ग, शाहबाद का दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग। ये तीनों 12 के अंदर है। तो ये 12 जिले के 3 बड़े दुर्ग है। इसके अलावा अन्य पर पढ़े तो 12 के अंदर एक ऐतिहासिक मंदिर है, ब्राह्मणी माता जी का मंदिर। ब्राह्मणी माता जी का मंदिर जो कहां पर है? तो ये सोरसन के अंदर है, जो 12 जिले की अंता तहसील है। उसी तहसील के पास में ये सोरसन कस्बा पड़ता है, जहां पर ऐतिहासिक ब्रह्माणी माता जी का मंदिर है। और ये अपने राजस्थान का एकमात्र
ऐसा मंदिर है जिसमें शक्ति की पीठ का श्रृंगार और पीठ की पूजा होती है, जिसमें शक्ति के पीठ का ही श्रृंगार होता है, वह जो श्रद्धालु है वो पीठ के दर्शन करते हैं और पीठ की पूजा करते हैं। ऐसा एकमात्र मंदिर ब्रह्मणी माता जी का मंदिर है, जो कहां पर है, सोरसन अंता 12 के अंदर है। और ये जो ब्रह्मणी माता जी का मंदिर है, इस मंदिर का जो परिसर है, यानी कि इस मंदिर का जो एरिया है, उसी परिसर के अंदर गौड़ ब्राह्मणों की सती का चबूतरा स्थित है। गौड़ ब्राह्मणों की सती का चबूतरा इसी ब्राह्मणी माता के मंदिर के परिसर में स्थित है। और इसी परिसर के अंदर याद रखना एक प्राचीन भगवान शिव मंदिर भी है, प्राचीन भगवान शिव मंदिर भी है। ब्राह्मणी माता जी का जो परिसर है, दोनों में ये नाम जरूर याद रखना। गौड़ ब्राह्मणों की सती का चबूतरा कहां पर है, सोरसन 12 में है। जो ब्राह्मणी माता जी का मंदिर का परिसर है, उसी परिसर के अंदर गौड़ ब्राह्मणों की सती का चबूतरा स्थित है। और उसी परिसर में एक प्राचीन भगवान शिव का मंदिर भी स्थित है। और एकमात्र ये ऐसा मंदिर है जिसमें शक्ति की पीठ के श्रृंगार होता है और पीठ की पूजा होती है, वो यहीं पर है। और यहीं पर तो ऐतिहासिक अपने राजस्थान में गधों का मेला लगता है, कि राजस्थान में गधों का मेला, तो गधों का जो मेला है वो यहां पर लगता है सोरसन के अंदर अंता 12 में। और यहां पर गधों का मेला कब लगता है, तो याद रखना माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। और एक अन्य जो अपने राजस्थान में गधों का मेला है, वो लूणियावास जयपुर के अंदर भी लगता है। और एक अपने राजस्थान में गधों का अभ्यारण्य बनना प्रस्तावित है। और गधों का अभ्यारण्य बनना कहां प्रस्तावित है, तो वो प्रस्तावित है डूंडलोद झुंझुनू के अंदर गधों का अभ्यारण्य बनना प्रस्तावित है। और सोरसन के अंदर भी ऐतिहासिक गधों का मेला लगता है। कब लगता है, तो माघ शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर जो ऐतिहासिक गधों का मेला लगता है। और यहीं पर ब्राह्मणी माता जी का मंदिर है, जिनके पीठ का श्रृंगार और पीठ की पूजा होती है। अन्य अगर अपने 12 जिले के फैक्ट की बात करें, तो अन्य 12 के अंदर याद रखिएगा कि 12 जिले के अंदर एक फेमस मेला लगता है, कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का मेला, एक कपिल मुनि जी का मेला है, कोलायत में लगता है। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। और कपिल धारा का जो मेला है वो भी कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और ये मेला याद रखना सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है अपने राजस्थान में। सहरिया जनजाति का एक बड़ा धार्मिक मेला है कपिल धारा का मेला, जो 12 में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कपिल मुनिजा का मेला वो भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। पुष्कर मेला जो है वो भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो कपिल मुनि, कपिल धारा, पुष्कर तीनों मेले कब लगते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं। इसके अलावा याद रखना जो 12 हैं यहां पर ऐतिहासिक, वो अपने सीताबाड़ी का फैक्ट है उसके अंदर सारे आ जाएंगे। याद रखना यहीं पर एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। कहां पर है, 12 के अंदर है। शेरगढ़ दुर्ग में है ना लक्ष्मीनाथ मंदिर, वही लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वो वहां पर अपने पढ़ सकते हैं।
इसके अलावा याद रखो बारां के अंदर एक दरगाह आती है नेकनाथ। नेकनाथ बाबा की दरगाह, बारां के अंदर है नेकनाथ बाबा की दरगाह। इसके अलावा एक शिवालय का नाम आता है गड़गच शिवालय। कहां पर है? अटरू बारा के अंदर है। और अटरू का सबसे प्राचीन नाम याद रखना, इसका सबसे प्राचीन नाम था अटलपुरी। अटरू का ही सबसे प्राचीन नाम क्या मिलता है? अटलपुरी। और उसी अटलपुरी अटरू में गड़कच शिवालय है, जिसकी डिटेल आगे अपने और पढ़ेंगे। नेकनाथ बाबा की दरगाह भी बारां के अंदर है। कपिल धारा का मेला भी बारां में है, जो सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है, जो कब लगता है बारां में? तो वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। उसके अलावा एक यहां पर लगता है डोल मेला। जो डोल मेला है ये भी बारां जिले में लगता है। और ये कब लगता है? तो याद रखना भादर शुक्ल एकादशी को ये मेला लगता है। भादर शुक्ल एकादशी को। और इसी दिन आती है जल झूलनी एकादशी। तो जल झूलनी एकादशी के दिन यहाँ पर बारां में कौन सा मेला लगता है? डोल मेला लगता है। इसके अलावा याद रखना बारां में जीके का सबसे बड़ा फैक्ट अगर दुर्ग के बाद में कोई है तो वो है सहरिया जनजाति। इसको ढंग से कवर कर लेना। बारां जिले में निवास करने वाली जनजाति है कौन सी? सहरिया जनजाति। अब इस जनजाति के जितने भी फैक्ट है वो ढंग से कवर कर लेना, एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी? सहरिया जनजाति। तो देखिए सहरिया जनजाति के बारे में। सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो बारां जिले में है। और बारां की खासकर दो तहसीलों के नाम आते हैं, शाहबाद और किशनगंज। इन दो तहसीलों में इस जनजाति का सबसे ज्यादा बाहुल्य क्षेत्र है। कि सहरिया जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र किस जिले के अंदर है? तो बारां के अंदर है। और बारां के अंदर भी सबसे ज्यादा कहां पर है? तो ये है शाहबाद व किशनगंज जो तहसील है। इन तहसीलों में सहरिया जनजाति का सबसे ज्यादा बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। और भारत सरकार द्वारा एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसको आदिम जनजातीय समूह में शामिल किया गया है। भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति समूह में शामिल जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति है। और ये जो सहरिया जनजाति है, इन जनजाति के लोगों के विकास और उत्थान के लिए, सहरिया जनजाति के विकास या उत्थान के लिए एक संस्था काम करती है, एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है सहरिया विकास कार्यक्रम। सहरिया विकास कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम कब चलाया गया? तो याद रखना ये चलाया गया था 1977-78 में। और सबसे बड़ी बात है, इस कार्यक्रम को चलाने वाली जो मेन संस्था है वो है मामुनी की संकल्प संस्था, जिसके द्वारा सहरिया विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और ये कब चलाया गया? 1977-78 में। और किसके द्वारा चलाया गया? तो मामुनी की संकल्प संस्था के द्वारा जो है वो सहरिया जनजाति के लोगों के उत्थान और विकास के लिए जो है
यहाँ पर ये कार्यक्रम चलाया गया। और सहरिया जनजाति का बारां में सबसे ज्यादा जो बहुल्य क्षेत्र है वो कौन सी तहसीलों में है, तो वो शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के अंदर माना जाता है। और इस जनजाति की सबसे बड़ी बात है कि जनजाति के जो लोग हैं वो कभी भी भीख नहीं मांगते। कभी भी इस जनजाति के जो लोग हैं वो भीख नहीं मांगते, ये जनजाति की सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है। और इस जनजाति के जो गांव होते हैं उन गांवों को सहरोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहरोल कहा जाता है। और गांव का जो मुखिया होता है, मुखिया जो होता है उस मुखिया को कोतवाल बोलते हैं। मुखिया क्या कहलाता है? तो मुखिया कोतवाल कहलाता है। और गांव के मुखिया को सहरोल बोलते हैं, गांव को सहरोल बोलते हैं, गांव के मुखिया को कोतवाल बोलते हैं। और सहरिया जनजाति की सबसे बड़ी खूबी है कि जनजाति के लोग कभी भी भीख नहीं मांगते। और इस जनजाति की जो कुल देवी है वो कोडिया देवी है। सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है? तो कोडिया देवी है। कोडिया देवी जो सहरिया जनजाति की कुल देवी मानी जाती है। कुल देवी कौन सी है? तो कोडिया देवी मानी जाती है। और इस जनजाति के जो लोग हैं वो अपना आदि पुरुष या आदि गुरु किनको मानते हैं? तो वो मानते हैं वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि को सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो अपना आदि गुरु मानते हैं। और सहरिया जनजाति का जो फेमस लोक नृत्य है, इनका जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है? तो इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो लहंगा है। इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य लहंगा है। और साथ में याद रखना एक अन्य नाम और आता है शिकारी। शिकारी ये इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। कुल देवी कोडिया देवी है, आदि गुरु वाल्मीकि जी को मानते हैं। और इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो कौन सा है? लहंगा और शिकारी है। और इन जनजाति का सबसे बड़ा जो मेला है वो कौन सा माना जाता है? सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला जो 12 में लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। इसी मेले को सहरियों का या सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। और इनका जो सबसे मेन मेला है वो सीताबाड़ी जी का मेला है, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। इसी को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो ये सहरिया जनजाति के मेन फैक्ट है, अच्छे से याद कीजिएगा। और यहाँ से जो ये 4 फैक्ट है ना, यहाँ से एग्जाम के अंदर सीधे प्रश्न आते हैं। कुल देवी कोडिया देवी है, आदि गुरु वाल्मीकि जी है, लोक नृत्य इनका लहंगा और शिकारी है। और सहरिया जनजाति का कुंभ जो है वो सीताबाड़ी का मेला है जो 12 में कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। और आदिम जनजाति समूह में शामिल है, भीख नहीं मांगते, गांव को सहरोल, मुखिया को कोतवाल बोलते हैं। और मामूनी की संकल्प संस्था के द्वारा सहरिया विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो 1977-78 के अंदर जो है ये कार्यक्रम चलाया गया था। और सहरिया जनजाति जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? तो वो बारां की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के अंदर निवास करती है। ये मेन सहरिया जनजाति के बारे में है, जरूर अच्छे से समझकर इसको याद कीजिएगा। इसके बाद में नाम आता है बंडदेवरा शिव मंदिर। बंडदेवरा शिव मंदिर जो कहां पर है? बारां के अंदर है। और ये भगवान शिव को समर्पित है। और लगभग 12वीं शताब्दी में इनका निर्माण माना जाता है। और ये मंदिर खजुराहो शैली में निर्मित है। खजुराहो शैली में निर्मित माने जाते हैं। बंडदेवरा के शिव मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, 12वीं शताब्दी में लगभग इनका निर्माण हुआ था।
और कहा जाता है कि जो ये भगवान शिव भंड देवरा का मंदिर है, यहाँ पर पूर्व में लगभग यहाँ पर 108 मंदिरों का समूह हुआ करता था। 8 मंदिरों का एक पूरा का पूरा ये समूह था, जो बाद में धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो गया और यहाँ पर वर्तमान में कोई 15-16 मंदिर है जो अच्छी खासी कंडीशन में है। कभी ये पहले 108 मंदिरों का जो है ये पूरा समूह हुआ करता था। और इस मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो मेद वंशीय राजा मल परवना ने करवाया था। लगभग इसका निर्माण जो है वो पंचायतन शैली के अंदर करवाया गया था। इन मंदिरों के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इनका जो निर्माण करता थे वो मेद वंशीय राजा थे। मेद वंशीय राजा जिनका नाम था मल्य वर्मा। मल्य वर्मा, ठीक है, मल्य वर्मा, मेद वंशीय राजा मल्य वर्मा थे। वल्लय वर्मा जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण जो है वो पंचायतन शैली में करवाया था। किस शैली में निर्मित है? पंचायतन शैली में है। और मेन जो मंदिरों की जो मूर्तियां वगैरह जो है वो खजुराहो शैली में यहाँ पर मूर्तियां हैं। इसीलिए इस मंदिर को, जो भंड देवरा मंदिर है, इसको राजस्थान का लघु खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का लघु खजुराहो कहा जाता है। वह इसको हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। और राजस्थान का मिनी खजुराहो भी भंड देवरा मंदिर 12 को कहा जाता है, जिसका निर्माण मेद वंशीय राजा मल्य वर्मा ने करवाया था पंचायतन शैली में। जो पहले लगभग 108 मंदिरों का यह समूह हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में लगभग यहाँ पर कोई 15-16 मंदिर जो सुरक्षित है। और उन्हीं में सबसे मेन मंदिर जो है ये भंड देवरा मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इसके अलावा याद रखना एक धाम का नाम आता है काकुनी धाम। काकुनी धाम जो है, तो काकुनी जो धाम है ना, ये भी याद रखो 12 के अंदर है। और ये 12 के अंदर कहां पर है? तो 12 के अंदर ये परव नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी किनारे पर? परव नदी के किनारे पर, जिसके किनारे पर 12 का जो शेरगढ़ का दुर्ग है, उसी के किनारे पर ये काकुनी धाम है। उसके अलावा एक और मंदिर याद रखो, श्री कल्याण जी का मंदिर, वो भी 12 के अंदर है। श्री कल्याण जी का मंदिर, और इसी मंदिर को कहा जाता है श्री जी मंदिर। श्री जी मंदिर। और ये श्री जी मंदिर जो है ये भी कहां पर है? तो ये भी 12 के अंदर है। श्री कल्याण जी मंदिर या श्री जी मंदिर, ये भी मंदिर 12 के अंदर है। और इस मंदिर का निर्माण जो है ना, जो श्री जी मंदिर, इसका निर्माण बूंदी की राजमाता राजकुंवर बाई ने करवाया था। राजकुंवर बाई, जो बूंदी रियासत की राजमाता है। तो बूंदी की राजमाता राजकुंवर बाई के द्वारा 12 जिले के अंदर श्री कल्याण जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसको श्री जी मंदिर भी कहा जाता है। और काकुनी जो धाम है वो भी 12 के अंदर है। और काकुनी जो धाम 12 में है वो किस नदी के किनारे पर है? तो वो परवन नदी के किनारे पर है। और राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो किसको कहा जाता है? तो बंड देवरा मंदिर, बंड देवरा मंदिर को कहा जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा ढोल मेला भी 12 में है। सहरिया जनजाति बड़ी काम की है, जिसका आधिपत्य 12 जिले की किशनगंज और साहेबा तहसीलों में है। आदिम जनजाति समूह में शामिल है। एकमात्र ऐसी जनजाति है जो कभी भीख नहीं मांगती। और इस जनजाति अपना जो आदि गुरु है वो वाल्मीकि जी को मानते हैं। इनकी कुल देवी कोडिया माता है।
और सहरिया जनजाति का कुंभ जो है वो सीताबाड़ी मेले को बोलते हैं। सीताबाड़ी मेला कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। गांव को सहरोल कहा जाता है, मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। कपिल धारा का मेला सहरिया जनजाति का एक बड़ा धार्मिक मेला है। सीताबाड़ी मेला के बाद में दूसरी प्रधानता इसी मेले को कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। उसके अलावा गड़गस शिवालय अटरू के अंदर, अटरू का प्राचीन नाम अटलपुरी है। नेगनाथ बाबा की दरगाह भी बारां में है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी बारां के अंदर ही है और श्री जी मंदिर भी बारां में ही है। बरवाणी माता जी का मंदिर, पीठ का श्रृंगार व पीठ की पूजा होती है। गधों का मेला भी सोर सन 12 में लगता है। गधों का एक अन्य मेला लूनियावास जयपुर में भी है और गधों का अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू में बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा देखो अन्य 2-4 बातें और याद रखना। बारां जिले के अंदर एक जगह का नाम आता है पाटोदा, जो बारां जिले का कस्बा है। यहां की रामलीला प्रसिद्ध है। और एक बारां जिले का गांव है डोलम गांव, और इस गांव की बात करें तो इस गांव का बोपों का फड़ गायन यहाँ का प्रसिद्ध है। और अगर अपने बात करें अटरू की, अटरू जिसका प्राचीन नाम अटलपुरी था, यहाँ की धनुष लीला प्रसिद्ध है। बारां के पाटोदा की रामलीला प्रसिद्ध है। बारां के अटरू की धनुष लीला प्रसिद्ध है। बारां के ढोलम गांव का बोपों का फड़ गायन जो है वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में 2-4 बातें और याद रखिएगा। राजस्थान का प्रथम जियो हेरिटेज क्रेटर झील, क्रेटर झील का मतलब है ज्वालामुखी निर्मी झील, तो वो कौन सी है? वो रामगढ़ झील है। रामगढ़ झील जो कहां पर है? तो वो बारां के अंदर है। जो राजस्थान का प्रथम जियो हेरिटेज करेक्टर झील है, जो कहां पर है? तो वो बारां के अंदर है। जो राज्य की प्रथम जियो हेरिटेज करेक्टर झील है रामगढ़ झील है, जो कि बारां के अंदर है। इसके अलावा याद रखना जो अटरू है, जिसका प्राचीन नाम अटलपुरी था, इसी अटरू के अंदर एक ऐतिहासिक मामा भांजा मंदिर भी है। मामा भांजा मंदिर, आप कमेंट करके बता दो मामा भांजा की छतरी कहां पर है। और एक जो छबड़ा है जहां पर एक तापीय परियोजना संचालित होती है, यहां पर एक मंदिर है बिजासन मंदिर, बिजासन माता मंदिर। ये कहां पर है? छबड़ा बारां में है। और अटरू बारां में ऐतिहासिक जो है एक मामा भांजा जो मंदिर है वो बना हुआ है। इसके अलावा याद रखना थानेदार नाथू सिंह की छतरी जो है ना, एक बारां के अंदर हमने अभी जिक्र किया था, एक जगह का नाम आया था अगर आपको याद हो, शाहबाद। शाहबाद का दुर्ग है ना, बस तहसील है शाहबाद, वहीं पर शाहबाद का दुर्ग है। तो उसी शाहबाद तहसील के अंदर याद रखना थानेदार नाथू सिंह की छतरी भी स्थित है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहबाद बारां के अंदर स्थित है। और बारां जो जिला है वो हमारे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भौतिक प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। अन्य बारां के अंदर एक फैक्ट याद रखना, एक बारां में जगह का नाम आता है सीताबाड़ी। सहरिया जनजाति का कुंभ, ज्येष्ठ अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। तो सीताबाड़ी जो है ना, इसके पीछे लोक मान्यता या किंवदंतियों की माने तो कहा जाता है कि ये माँ सीता की कर्मस्थली है।
माँ सीता ने यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम के अंदर अपना जीवन यापन किया था। भगवान राम के पुत्र लव और कुश की जन्मस्थली भी ये सीता माता माने जाता है, सीताबाड़ी सूर्य। और सीताबाड़ी जो है यहाँ पर प्रसिद्ध 7 धार्मिक कुंड है, 7 धार्मिक कुंड है जो भगवान श्री राम से संबंधित माने जाते हैं। और इसमें से प्रमुख जो यहाँ पर नाम आते हैं, जिसमें प्रमुख जो स्थल आते हैं 7 में से लगभग 4 या 5 यहाँ पर वर्तमान में सुरक्षित। इसमें एक नाम आता है वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम है, सीताबाड़ी के अंदर है। माता सीता ने अपना जीवन यापन लगभग जो है वो वाल्मीकि जी के आश्रम में किया था। और यहीं पर माँ सीता के नाम का एक सीता कुंड वर्तमान में स्थित है। और भगवान श्री राम के पुत्र लव व कुश के नाम का भी कुंड है, भगवान लव कुश कुंड है, भगवान श्री राम के बेटों के नाम है। और भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के नाम का यहाँ पर लक्ष्मण कुंड भी है, लक्ष्मण मंदिर भी यहीं पर है वैसे। और यहाँ पर एक ऐतिहासिक कुंड और नाम आता है सूर्य कुंड, सूर्य कुंड। टोटल यहाँ पर 7 कुंड है, जिसमें से ये 5 कुंड वर्तमान में यहाँ पर सुरक्षित माने जाते हैं और जिसके पीछे बहुत बड़ी धार्मिक मान्यताएं मानी जाती है। और ये जो सीताबाड़ी है ये सहरिया जनजाति के अंदर सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है। हमने पढ़ा था कि जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति का जो कुंभ है वो यहीं पर लगने वाले मेले को कहा जाता है। और यहाँ पर जो मेला लगता है वो कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, जिसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। लिख देता हूं, फिर पीडीएफ फाइल में समझ नहीं आएगा। ज्येष्ठ अमावस्या। और सीता माता जो है ना वो प्रतापगढ़ में है, और सीताबाड़ी जो है वो 12 के अंदर है। और सीताबाड़ी जहां पर वाल्मीकि जी का आश्रम है, यहाँ पर राम लक्ष्मण मंदिर भी है, सीता कुंड है, लव कुश कुंड है, सूर्य कुंड है। और सहरिया जनजाति का सबसे प्रमुख ये आस्था का केंद्र माना जाता है, जहां पर ज्येष्ठ अमावस्या को प्रतिवर्ष एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो ये 12 जिले के मुख्य कला, संस्कृति और इतिहास के मेन फैक्ट थे। और यह आपका 12 जिले का जो है वो पूरा का पूरा जीके था। पूरा डिटेल में करवाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डाउट अपने बता सकते हो। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ 12 जिले की कला संस्कृति के जो फैक्ट आज हमने जो पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था शेरगढ़ दुर्ग, 12 में है, परवा नदी के किनारे पर है, बामती पहाड़ी पर है। इसी दुर्ग का नाम पहले कोशवर्धन दुर्ग था, जिसका निर्माण मालवा शासक मालदेव ने करवाया था। इस दुर्ग का पुनः निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, उसी के नाम पर इसका नाम शेरगढ़ दुर्ग पड़ा था। और शेरशाह सूरी ने इसके अंदर अपने गुरु की याद में सैयद की मंजार का भी निर्माण करवाया था। इसे दक्षिण का द्वारगढ़ कहा जाता है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक तोप रखी गई है, हुनहुनकार तोप है। इसके अलावा जो शेरगढ़ दुर्ग है, यहाँ पर जालिम सिंह जाला द्वारा निर्मित जालाओं की हवेली है। और टोंक के नवाब अमीर खां के महल भी इसी दुर्ग के अंदर है। इसी दुर्ग के अंदर तेलियों का मंदिर है, त्रिमूर्ति जैन मंदिर है, सोमनाथ महादेव जी का मंदिर है, जोहरा बोहरा जो मंदिर है वो भी इसी शेरगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। शाहबाद का दुर्ग, जिसका प्राचीन नाम सलीमाबाद दुर्ग या सुलेमाबाद दुर्ग मिलता है, जिसका नाम बाद में शेरशाह सूरी ने अपने बेटे के नाम पर सुलेहाबाद दुर्ग रख दिया था, जो बाद में शाहबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। निर्माण के बारे में 2 मत कहे जाते हैं, और मान्य जो मत है वो ये है कि इसका निर्माण मुकुट मणिदेव सिंह द्वारा करवाया गया था। और कुछ इतिहासकार इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में लगभग परमार शासकों के द्वारा भी मानते हैं। इसी दुर्ग के अंदर नवलबाण तोप है। इसी दुर्ग में बड़ी बावड़ी स्थित है। और औरंगजेब के फौजदार मकबूल के द्वारा यहाँ पर जामा मस्जिद है, जो कि अपने राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। कि राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद किस दुर्ग में है? तो 12 के शाहबाद के दुर्ग में है, जिसका निर्माण औरंगजेब के फौजदार के द्वारा मकबूल के द्वारा इस दुर्ग में इस जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था।
नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में भी एक, नाहरगढ़ दुर्ग बारां में भी है, जो दिल्ली के लाल किले की आकृति में निर्मित है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन द्वारा करवाया गया था, जो नाहरदल राठौड़ का बेटा था। तो ये नाहरगढ़ दुर्ग एक बारां के अंदर भी है। इसके अलावा बरमाणी माता जी का मंदिर सोरसन बारा अंता के अंदर है। एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर शक्ति के पीठ का श्रृंगार और पीठ की पूजा होती है। इसी मंदिर के परिसर में गौड़ ब्राह्मणों की सती का चबूतरा है और यहीं पर प्राचीन शिव मंदिर है। और इसी सोरसन में ऐतिहासिक गधों का मेला भी लगता है। कब लगता है? तो माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। और एक अन्य गधों का मेला लुणियावास जयपुर में लगता है। गधों का अभ्यारण्य जो है वो डूंड लोध झुंझुनू में बनाया जाना प्रस्तावित है। और गधा किसकी सवारी है? तो शीतला माता की सवारी है। कपिल धारा जी का मेला सहरिया जनजाति का भी एक मेन आस्था का केंद्र है। कार्तिक पूर्णिमा को बारां में लगता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर और नेकनाथ बाबा की दरगाह बारां में है। गड़गच शिवालय भी अटरू बारां में है। अटरू का प्राचीन नाम अटलपुरी था। डोल मेला भी यहीं पर है। सहरिया जनजाति जिसका आधिपत्य क्षेत्र बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील है, आदिम जनजातीय समूह में शामिल जनजाति है। और इस जनजाति के उत्थान के लिए मामुनि की संकल्प संस्था के द्वारा शहरिया विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1977 के अंदर। और इस जनजाति के लोग कभी भीख नहीं मांगते। यहाँ के गांव को सहरोल और मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। इनकी कुल देवी कोडिया देवी है और इनके जो आदि गुरु है वो वाल्मीकि जी है। इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो लहंगा और शिकारी है। और इस जनजाति का कुंभ कहा जाता है सीताबाड़ी मेले को। और सीताबाड़ी मेला कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। इसके अलावा बनदेवरा शिव मंदिर है, 12वीं शताब्दी में खजुराहो शैली में निर्मित है, जिसका निर्माण मेदवंशीय राजा मल्य वर्मा के द्वारा पंचायतन शैली में करवाया गया था। इसी को राजस्थान का लघु खजुराहो और हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। काकुनी धाम बारां में परवा नदी के किनारे है। श्री कल्याण जी का मंदिर बारां में, जिसको श्री जी मंदिर कहा जाता है, बूंदी की राजमाता राजकुंवर बाई के द्वारा यहाँ पर श्री जी मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो बारां में है। और काकुनी धाम भी कहां पर है? वो भी बारां के अंदर है। अन्य तथ्यों की बात करें तो बारां के पाटौदा की रामलीला प्रसिद्ध है। बारां के डोलम गांव का भोपों का फड़ गायन प्रसिद्ध है। और बारां के अटरू की धनुष लीला प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रथम जियो हेरिटेज क्रेटर झील रामगढ़ झील बारां में है। मामा भांजा मंदिर अटरू बारां में है। बिजासन माता का मंदिर छबड़ा बारां में है। और थानेदार नाथू सिंह की छतरी जो है वो शाहबाद बारां के अंदर है। और सीताबाड़ी जो माता सीता की कर्मस्थली तपोस्थली कह सकते हो, वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता ने अपना जीवन यापन किया था वनवास के दौरान, जब भगवान श्री राम ने उनको घर निकाला दिया था। और भगवान श्री राम के बेटे लव और कुश की जन्मस्थली भी सीताबाड़ी माना जाता है, जो सहरिया जनजाति का सबसे मेन आस्था का केंद्र है। जहां पर सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है और जिसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। और सीताबाड़ी में टोटल 7 कुंड है, जिसमें से 5 कुंड वर्तमान में सुरक्षित है, जिसमें वाल्मीकि आश्रम कुंड है, सीता कुंड है, लवकुश कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, सूर्य कुंड है। तो ये 12 जिले के अंदर मेन जीके के फैक्ट, कला संस्कृति इतिहास के मुख्य फैक्ट थे। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। और नोट्स तो आप बना ही रहे होंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा। कल फिर अगली क्लास में अपने कोटा संभाग का लास्ट जिला बूंदी जिला अपने शुरू करेंगे। तब तक आप एक बार पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो। ठीक, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में बूंदी जिले के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।